बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि अतीक अहमद के अधिवक्ता की हिस्ट्री शीट खोली गई है, खान सौलत हनीफ की भी हिस्ट्री शीट खोली गई है। आपको बता दें कि मामले में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं, साथ ही उम्र कैद की सजा भी बताई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें कि हत्याकांड में भी हत्या की साजिश के आरोप लगे हैं। साथ ही खान सौलत हनीफ का हिस्ट्री शीट नंबर 62B बताया जा रहा है और धूमनगंज पुलिस ने खान सौलत की हिस्ट्री शीट भी खोली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, खान सौलत हनीफ का हिस्ट्री शीट नंबर 62B बताया जा रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस ने खान सौलत की हिस्ट्री शीट खोली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद के अधिवक्ता की खोली गई है हिस्ट्री शीट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से सामने आई है। खान सौलत हनीफ की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। आपको बता दें ये खबर प्रयागराज से सामने आई है, जहां दर्जनों मुकदमे उम्र कैद को लेकर भी दर्ज किए गए थे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हत्याकांड में हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया गया है। ये पूरा मामला उमेश हत्याकांड को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें खान सौलत हनीफ का हिस्ट्री शीट नंबर 62B बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से सामने आई। आपको बता दें पुलिस ने खान सौलत की हिस्ट्री शीट खोली है। उमेश हत्याकांड में ये पूरा मामला चल रहा है। आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां अतीक अहमद के अधिवक्ता की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, खान सौलत हनीफ की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई दर्जनों मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं इस मामले को लेकर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। साथ ही हत्याकांड में भी हत्या के साजिश का आरोप भी लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, खान सौलत हनीफ का हिस्ट्री शीट नंबर 62B है। ये पूरा मामला उमेश हत्याकांड को लेकर प्रयागराज से सामने आया है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। और जम्मू कश्मीर में इस साल की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को खत्म होगी। 19 जून को बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए ये अहम बैठक आयोजित की गई थी। हमने पाया कि यात्रा के लिए व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आज जो प्रथम पूजा है वो भी हो गई सवेरे, तो अब यात्रियों का आना शुरू हो जाएगा 28 तारीख से। तो उनके लिए जो अरेंजमेंट्स है उनको देखने के लिए आज हम यहाँ आए और एक छोटी सी मीटिंग भी की। यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स मौजूद थे और उनके साथ ये रिव्यू किया गया कि क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। और ये रिव्यू करने के बाद मुझे लगा कि इधर भगवती नगर के यात्री निवास में यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उनका जो स्टे यहाँ होगा ये बड़ा कंफर्टेबल होने वाला है। सर, इस बार क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ चीजों को एनहांस? कई सारी चेंजेस की गई हैं। हमारे लॉजमेंट सेंटर्स बड़े हैं, होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी है, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है और ज्यादा इसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जो यात्री यहाँ आएंगे उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो सुखद एक्सपीरियंस। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रईस वानी जुड़ गए। रईस जी, अमरनाथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जो है आज बैठक बुलाई गई थी चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सरबराही में, जहां पे तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ
अगर हम बात करेंगे जम्मू के डिप्टी कमिश्नर वो वहां पे मौजूद है। जो जम्मू के अगर हम भगवती नगर अगर हम बेस कैंप की बात करेंगे जहां पर यात्रियों को रहने के लिए वहां से ही गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, वहां पे इंतजाम का उन्होंने जायजा लिया और वहां पे हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ पानी, बिजली और सभी जितने भी इनके ऑफिसरान है वो उनसे उन्होंने मीटिंग ली कि यात्रा में कोई प्रॉब्लम जो है यात्री को नहीं मिलना चाहिए। और आपको मैं बता दूं एक मीटिंग में क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 29 जून से जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और पहले जम्मू से ही 29 को जो है जम्मू से रवाना होगी भगवती नगर से। और उसी के चलते जो चीफ सेक्रेटरी है अटल डुल्लू उन्होंने जो है वो मीटिंग बुलाई गई थी। जी रईस जी, किस तरीके से इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं? अमरनाथ यात्रा को लेकर जी मैं आपको बता दूं कि पूरे अगर हम जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो रोड है जहां से यात्री गुजरेंगे सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम किए गए और उसके साथ साथ पानी, बिजली और अगर हम हेल्थ फैसिलिटी की बात करेंगे इस बार जो है हर पॉइंट पे रखा गया जहां जहां पे बेस कैंप होगा, चाहे पहलगाम की साइड की बात करें या बालताल की साइड की बात करें। और हर किसी पॉइंट पे जब अमरनाथ गुफाई तक जो है हेल्थ फैसिलिटीज रखी गई है। अपना अपना जो इन्होंने वहां पे लगाया है कैंप लगाए हुए हेल्थ फैसिलिटी रखी हुई है। और इस बार जो है अहम एक चीज देखने को मिलेगा, जो ये रूट है पहलगाम और बालताल से उसको बढ़ाया गया है। जी देखिए रईस जी, जिस तरीके से पहले व्यवस्थाएं की जाती थी तो पहले के कंपैरिजन में इस बार क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ चीजें बढ़ाई गई हैं, कुछ नई ऐसी एक्टिविटी की गई है या नया प्रबंध किए गए हैं जिससे यात्रियों को और आराम रहे? इस बार जो है पिछले सालों से जो यात्री आती थी, इस बार एक चीज जो है काफी बार जो है शिकायत मिलती थी कि रूट जो है जहां से यात्री पैदल चलते हैं वो थोड़ा छोटा था। इस बार जो है उसको बढ़ाया गया है। बाकी हर कोई फैसिलिटी रखी गई है जिस तरीके से बाकी पिछले सालों में रखा जा रहा था उसी तरह इस बार भी रखा गया। अब थोड़ा इसमें जो है एक जो पैदल चलने रास्ता जो वो थोड़ा छोटा था उसको जो है बढ़ाया गया है ताकि यात्री उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी रईस जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पहले के कंपैरिजन में? अब किस तरीके से व्यवस्थाओं को और बेहतर किया गया है या फिर तैयारियां की जा रही हैं? आपको मैं बता दूं कि आप जो है इससे अमरनाथ यात्रा को लेके जो है अगर हम ट्रैफिक पुलिस जो है कश्मीर की बात करेंगे, उन्होंने इसमें जो है जो टाइमिंग है, अगर हम कट ऑफ टाइमिंग गाड़ियों को जो लोकल गाड़ी जो चलती है रोड पे उस पे जो है चाहे खन्नाबल से पहलगाम रोड जाता है उसमें शाम के 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कोई गाड़ी उस पे नहीं चलेगी। उसमें क्योंकि 9 शाम के 9 बजे से ही यात्रा यहाँ खन्नाबल पहुंचेगी जो जम्मू से सुबह निकलेगी, तो उसके चलते जो है 9 से लेके 7 बजे तक जो है यहाँ पे जो है वो गाड़ियों का सिलसिला बंद रहेगा जो लोकल गाड़ी का। तो सिर्फ इस रूट पे जो है यात्रा की गाड़ियां चलेगी। सिक्योरिटी के हवाले से एक हमारे पास जो है खबर आई है कि जो कट ऑफ टाइमिंग रखा गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यही है कि 9 से 7 बजे तक यात्रा चले, कोई भी लोकल गाड़ी को इजाजत नहीं दी पाएगी। रईस जी, मैंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की थी, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? आपको मैं बता दूं कि हर जगह पे जो है वो जो पॉइंट्स पे आपको मैं बता लगाया गया हेल्थ फैसिलिटीज भी रखी गई है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बेस कैंप उसमें टेंट्स जो है लगाए गए और यात्रियों को जो है जहां चाहे बेस कैंप पहलगाम की बात करें, बालताल की बात करें, वहां पे जो है इनके लिए बेस कैंपस बनाए गए हैं। और खासकर भगवती नगर जम्मू की बात करें जहां से ये निकलेंगे वहां पे भी बेस कैंप बनाया गया है। वहां पे रात को रुकने के लिए उनको टेंट्स का इंतजाम भी किए हैं। और उसके बाद जब ये बेस कैंप से निकलेंगे जम्मू से और पहलगाम पहुंचेंगे वहां पे भी जो श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए टेंट्स रखे गए हैं और गाड़ियों का इंतजाम भी किए गए। ओवरऑल अगर हम देखे जाए कि यात्रा का लगातार पिछले 15 दिनों से जो है हर जगह पे जो है चाहे पहलगाम की बात करें, बालताल की बात करें, वहां पे इंतजाम लगातार कर रहे हैं। और आज भी देखने को मिल रहा है अब जो इनको कोई ट्रैफिक जाम का
खलल ना पड़े, यात्राओं को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी जो है बड़े इंतजाम रखेंगे कि जब ये अनंतनाग पहुंचेंगे, कश्मीर के टनल क्रॉस करेंगे, वहां से बाज़ाब्ता जो लोकल गाड़ीज होंगी उनको बंद कर दिया गया है रात के 9 से लेकर सुबह 7, ताकि ये आराम से जो है यात्रा जो है पॉइंट तक पहुंच जाए। रईस जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार जो है जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जो है बात सामने आई, तो फिलहाल इस वक्त किस तरीके से सारी जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रण में लाया गया और किस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है? अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे, मैं सुरक्षा जो है इस बार पिछले सालों की तरह ही ज्यादा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी नहीं लगाई है। जितनी पिछले सालों से यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरीके से बाकी सब पिछले यात्रियों में भी सुरक्षा का इंतजाम जो है, उसी तरह इस बार भी उसी तरह के इंतजाम रखे गए हैं। हर जगह हर किसी नाके पे जो है बैंकर्स बनाए गए हैं। जो पहलगाम से, अगर हम अनंतनाग से खन्नाबल से पहलगाम या खन्नाबल से श्रीनगर की बात करेंगे, हर किसी हाईवे पे जो है 2-2 किलोमीटर के बाद जो है बैंकर्स लगाए गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चेकिंग जो है हर जगह की जा रही है। जहाँ पे भी ये रोड जहाँ से यात्रा गुजरेगी वहां पे जो है लोकल गाड़ियों की डेली रूटीन पे चेकिंग के लिए रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। और आपको मैं बता दूं कि जब ये यात्रा जो है जम्मू से ही निकलेगी, जम्मू से ही यह जो सिक्योरिटी की गाड़ियां इनके आगे आगे चलेगी और पीछे चलेगी, और बीच में जो है यात्रा की गाड़ी रहेंगी और बाज़ाब्ता अनंतनाग तक और अनंतनाग से पहलगाम तक। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने 8 दिन से चली आ रही अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। वे बीते 8 दिनों से लगातार सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों के मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल कर रही थी। शनिवार को थार जिले के कक्षी ब्लॉक के ग्राम खेड़ा के अनशन स्थल पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने मेधा पाटकर की बात एनवीडीए कमिश्नर दीपक सिंह से करवाई, जिसके बाद मिले आश्वासन के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। दरअसल सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों का उचित पुनर्वास नहीं किए जाने और कई लोगों का नाम सर्वे में छोड़ दिए जाने जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर बड़वानी जिले की नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर पिछले 8 दिन से जिले के चिखलदा के खेड़ा गांव में भूख हड़ताल कर रही थी। दीदी का जो 8वां दिन पेंशन खत्म नहीं करवाया गया, सभी लोगों ने मिलकर के ये कहा, जितने भी संघर्ष से जुड़ी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं, उन्होंने दीदी को बोला कि इस पेंशन की समाप्ति आप कर दीजिए क्योंकि 8वां दिन हो गया है। जहाँ तक प्रशासन का संबंध है, कमिश्नर साहब यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और उन्होंने सबके सामने ये बात कही कि जितने भी मुद्दे हैं जिसके अंदर सरकार निर्णय ले चुकी है, जो नीतिगत प्रश्न है जिनके बारे में अब कोई संशय नहीं है, वो सारे के सारे जो निर्णय हुए हैं वो सारे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। उनसे ये भी कहा गया कि केवल आश्वासन नहीं, आप इसका चाहते हैं कि प्रमाण चाहते हैं कि जल्दी। आज हम लोग आज यहाँ आए थे और कमिश्नर एनवीडीए साहब ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सभी ने आश्वासन दिया है, प्रशासन और शासन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि शासन की नीति के अनुसार, पुनर्स्थापन नीति के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जो भी यहाँ पे अभी परिस्थितियां हैं और जो भी हमारे कार्य अभी बचे हुए हैं, उन सब कार्यों को अविलंब उन सब कार्यों को पूर्ण किया जाएगा नीति नियम अनुसार। और ऐसे कुछ लोग जिनके लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, वो भी हम लोग बना करके उसका भी निराकरण करेंगे। कुछ अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे टिन शेड का मुद्दा है, या जो हमारे कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जो टापू बन जाते हैं, उनका भी अविलंब हम लोग निराकरण कराएंगे। पिछली बार भी जब ये स्थिति बनी थी, मैं स्वयं आया था, मैंने पूरे क्षेत्र का खुद भी भ्रमण किया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां 2 चुनाव की वजह से निर्मित। और दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी और कहा, हमने उपराज्यपाल से हरियाणा से बात करने का अनुरोध किया। हरियाणा अभी भी दिल्ली को करीब 113 MGD कम पानी दे रहा है, जिसके कारण लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और उपराज्यपाल ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा सरकार से बात करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमें दिल्ली का पानी मिले। एक प्रतिनिधि मंडल LG साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे 2
राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। कब तक कुछ बोला उन्होंने, कुछ टाइम ड्यूरेशन बताया? देखिए, हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना। 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवाएं। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से पुलिस ने अभद्रता की। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश को अपमानित किया गया। आपको बता दें कि राकेश त्रिपाठी को लखनऊ पुलिस ने अपमानित किया है। राकेश की गाड़ी की तलाशी भी ली गई और हूटर, बत्ती आदि को भी चेक किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। आपको बता दें कि राकेश त्रिपाठी इस दौरान अपने पूरे परिवार के साथ थे। राकेश ने परिचय दिया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता के साथ पुलिस ने अभद्रता की। और आपको बता दें कि टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखने वाले राकेश ने बताया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ इस दौरान कार से कहीं जा रहे थे। साथ ही अपमानित परिवार के साथ राकेश त्रिपाठी शहीद पथ से कहीं जा रहे थे। आपको बता दें कि परिचय देने पर भी टीआई ने उनकी एक ना सुनी और साथ ही कहा कि सारी रंगबाजी उतार देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन सिंह ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि डीजीपी और गृह सचिव से मामले में कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश को अपमानित किया। राकेश ने बताया कि लखनऊ पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें अपमानित किया। पुलिस ने राकेश त्रिपाठी को अपमानित किया है। ये पूरी खबर जो है लखनऊ से सामने आई है। मामले को लेकर डीजीपी और गृह सचिव से मामले में कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। साथ ही आपको बता दें कि राकेश के साथ इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद था। वे अपने पूरे परिवार के साथ जो है शहीद स्थल घूमने के लिए जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। आपको बता दें कि मामले को लेकर कार्रवाई की बात भी जो कही गई है, राकेश ने मामले को लेकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में आकर मैंने जमीनी दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है, विकसित भारत के लिए विकसित खेती। झारखंड में कृषि को लेकर अपार संभावनाएं हैं। यहाँ परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी की खेती, अनेकों प्रकार की संभावनाएं हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती पर अगर फील्ड विजिट के लिए एक कार्यक्रम मेरा वाराणसी में हुआ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, पीएम किसान सम्मान निधि खाते में डालनी थी किसानों के। वो पहला कार्यक्रम था, लेकिन वो मंची कार्यक्रम था। फील्ड में कृषि मंत्री के रूप में अगर मैं कहीं आया हूं, यहां रांची झारखंड में आके मैंने अब फील्ड विजिट की है, तो एक तरह से फील्ड पे जाके काम करने का प्रारंभ है। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इस संस्थान में जहां लाख के लिए 100 साल से काम हो रहा है, लाख पर रिसर्च 100वां वर्ष है। ये 2024 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 100वें वर्ष में आ पाया। मैंने तय किया कि बजाय और कहीं रुकने के, होटल में इधर उधर, जहां अपना खेती किसानी का काम है वहीं चलो ना भैया। तो इसलिए मैं रात में रुका, सवेरे पूरी फील्ड की विजिट की, चीजें समझी
और फील्ड में काम का प्रारंभ किया। और कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित खेती, जो किसानों की आय बढ़ा रही है और बढ़ाए, उसको तेजी से आगे बढ़ाए, उसके रोड मैप अभी तैयार कर रहे हैं। अनंत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। यहाँ परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, लाख का काम है। अनेकों प्रकार की संभावनाएं हैं जिनका दोहन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा कि मंत्री का मतलब ही है जो किसान के पास भी जाए, उनसे चर्चा करे, खेत से लेके और हमारे प्रयोगशालाओं तक। और आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है हापुड़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हापुड़ से सामने आई है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हापुड़ से सामने आई। हादसे में मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हापुड़ से सामने आई है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। साथ ही हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। लोगों ने महिला के शव को उठाने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हापुड़ से सामने आई, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें वहीं आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। साथ ही पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने की काफी कोशिश की। पूरा मामला बाबूगढ़ क्षेत्र के शाहपुर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हापुड़ से सामने आई, जहां पर जो है भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दौरान जो है एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटी है। और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। 23 जून से 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक एक पौधा मां के नाम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वृक्षारोपण का अभियान शुरू हुआ है। हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि इसका हिस्सा बने। ये 6 जुलाई तक जारी रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज बलिदान दिवस है। 23 जून से 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक एक पौधा मां के नाम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक सघन वृक्षारोपण का अभियान आज से शुरू हुआ है। पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी दायित्ववान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक संस्थान, सबसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपने शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक इस सघन वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई है। हमारी प्रदेश के सहप्रभारी आदरणीय विजयाताई जी के उपस्थिति में, और ये अभियान 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। मतलब नीट एग्जाम वापस कैंसिल हुआ है, डीजी को हटाया गया है, सवाल उठा रही है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में कौन था? कलाम कोचिंग सेंटर के पीछे कौन है? किसने 5 वर्ष तक सुरेश जाका को गिरफ्तार नहीं होने दिया? जारोली के बयान आप सब लोगों ने देखा है। इनके बोर्ड के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन को पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरपीएससी के इनके मेंबर जिनको बनाया, उनके मेंबर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पैसे देकर मेंबर बना। सुरेश जाका को सुल्तान खुर्शीद जैसा कांग्रेस सरकार का नेता और पूर्व कानून मंत्री वकील बना उनको छुड़ाने के लिए, जो सत्ता और रहते। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।